गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, द मेडिटेरियन क्लाइमेट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो दोस्तों, जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है वह किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु रसीले फल या फिर जूसी फ्रूट्स की कल्टीवेशन के लिए अप्रोप्रिएट होती है। जूसी फ्रूट दोस्तों जो कि सिट्रस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन इत्यादि। तो इनके प्रोडक्शन के लिए, इनके कल्टीवेशन के लिए मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है वो आइडियल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिगार्डेड एज अ प्लांटेशन क्रॉप। तो निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल या फिर प्लांटेशन क्रॉप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है कोकोनट। दोस्तों, कोकोनट को प्लांटेशन क्रॉप भी कहा जाता है। प्लांटेशन क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिनका प्रोडक्शन हम लार्ज स्केल पे करते हैं। किस चीज़ के लिए? बिजनेस या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। दोस्तों, प्लांटेशन क्रॉप्स में रबर, टी, कॉफ़ी, कोका, शुगर केन और कोकोनट आते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोकोनट इज रिगार्डेड एज अ प्लांटेशन क्रॉप। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड साउदर्न मोस्ट हिमालयास। तो दक्षिणी हिमालय को क्या कहा जाता है? दक्षिणी जो हिमालय का सबसे दक्षिणतम पार्ट है उसको दोस्तों शिवालिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को क्या कहा जाता है? सबसे उत्तरी पार्ट को? तो हिमालयास के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को ग्रेट हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रेट हिमालय। और सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट को कहा जाता है शिवालिक्स। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशन। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ठीक है ना, ध्यान रखिए, ये हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशन की बात कर रहा है। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है जावा ट्रेंच। कौन सी ट्रेंच है दोस्तों? जावा ट्रेंच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कॉल्ड ग्रीनविच ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ग्रीनविच ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उज्जैन शहर को ग्रीनविच ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, उज्जैन शहर को ग्रीनविच ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस। तो दोस्तों, कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और व्यास रिवर द्वारा बनाई गई है। तो कुल्लू वैली कौन से रिवर द्वारा बनाई गई है? ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि व्यास रिवर द्वारा। ठीक है ना, और यह किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? यह धौलधार और पीर पंजाल रेंज के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन धौलधार एंड पीर पंजाल माउंटेड रेंजेज। ठीक है ना, और कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ। तो किशनगंगा रिवर जो है वो झेलम नदी की ट्राइब्यूटरी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, और अभी इसमें किशनगंगा जल विद्युत परियोजना भी बनी है, जो कि 330 मेगावाट की है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों, झेलम रिवर को पाकिस्तान में नीलम रिवर कहा जाता है। ठीक है ना, झेलम रिवर को पाकिस्तान में कौन सा रिवर कहा जाता है? नीलम रिवर कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, संकोश नदी सीमा बनाती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन रिपीटेडली काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। द संकोश रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स। तो दोस्तों, संकोश रिवर किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है या फिर बाउंड्री बनाती है? तो इसका आंसर है असम एंड वेस्ट बंगाल।
तो दोस्तों संकोच रिवर जो है वह असम और वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया के राज्य हैं उनके बीच में सीमा बनाती है। कौन सी रिवर? संकोच रिवर। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई डैम किस रिवर पे बना हुआ है? तो ये दोस्तों बेतवा रिवर पे बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, तो रानी लक्ष्मीबाई डैम बेतवा रिवर पे बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये नाम याद रखिए, रानी लक्ष्मीबाई डैम। निम्नलिखित में से किसे भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच एरिया इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया? तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया कहा जाता है दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू को। किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है। यहाँ पर माइका, बॉक्साइट, कॉपर और आयरन, कोयला ये बहुत ही एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगला प्रश्न है जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसमें स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना है, कुडनकुलम एटॉमिक पावर प्लांट है, वो कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कुडनकुलम एटॉमिक पावर प्लांट सिचुएटेड इन तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया, और यह लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का। ठीक है ना, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, और इसकी कैपेसिटी है 1864 मेगावाट। ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1864 मेगावाट। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? दोस्तों जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है, उसका संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट से। दोस्तों इसको 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा देश के औद्योगिक, सांस्कृतिक, कृषि संबंधी शहरों को 6 लेन या फिर 4 लेन से जोड़ने की एक परियोजना थी, जिसको कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटिकल्चर का संबंध किस चीज से है? तो विटिकल्चर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है ना दोस्तों, वाइन इंडस्ट्रीज के लिए या वाइन बनाने के लिए लार्ज स्केल पे जब हम अंगूरों का या फिर ग्रेप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसे विटिकल्चर कहा जाता है। ठीक है ना। और सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटिकल्चर इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज इज नोन एज। तो पेड़ों के कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? दोस्तों एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है फसल उगाने की, जहाँ पर कि ऐसे पेड़ लगे रहते हैं और उनके बीच में आप फसल उगा सकते हो। तो इसको कहते हैं टंगिया सिस्टम या फिर तोंगिया सिस्टम। ये मेनली उत्तर प्रदेश में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इस सिस्टम का उपयोग यूपी में मोस्टली किया जाता है। तो इसका आंसर है टोंगिया सिस्टम। ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांट ट्रीज इज नोन एज टोंगिया सिस्टम। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इंडिया? तो भारत में किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं या कार्य करते हैं, रोजगार करते हैं? तो दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, जहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अधिक लोग एग्रीकल्चर के या फिर कृषि के कार्य क्षेत्र में यहाँ पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुआवा? यानी कि अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत जो है दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक है अमरूद का। ठीक है ना। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी काफी बार पूछ ले जाते हैं जिनकी हमको उम्मीद नहीं होती है, तो आप इनको भी पढ़ लीजिए। ठीक है ना, भले ही आपका 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर इन क्वेश्चनों को भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में जरूर फायदा होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इंडिया इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और इनकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।